हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एस राजवत आज के सेशन में आपके साथ हूं दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने आपको कुछ अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम्स हुई हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स से, पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम नहीं, अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स में से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किए हैं और उनको हम बहुत ही लॉजिकल तरीके से सेंसफुल वे में क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, जो अप्रोच उनके साथ साथ हम अप्लाई करते हैं, वो भी हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े हैं जेईसी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और आज का सेशन बस स्टार्ट कर रहे हैं हम। 10 क्वेश्चंस जो आज के सेशन में है, एक बार फिर देख लीजिए आप। एक बार स्क्रीन पर आपके सामने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च्ड टायरलेसली for over 5 days have just moved into their cantonment. A company of 5000 soldiers having marched tirelessly. तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है। क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, ऐसे कुछ टिपिकल नहीं है, और ज़्यादातर नहीं, सारे क्वेश्चन वैसे तो एग्ज़ाम के हैं। A company of 5000 soldiers, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि कंपनी एक है और सोल्जर्स 5000 है। हैविंग मार्च्ड टायरलेसली फॉर ओवर 5 डेज, यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम देखो मिल गई है। हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट, और जब ये है तो साथ में ये भी इसके है। देखो, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट, तो ये कैंटोनमेंट के अंदर जिन्होंने मूव किया है वो कौन है? 5000 सोल्जर्स की एक कंपनी। तो जब बिटवीन आपको प्रेपोजिशन दिया है, याद रखिएगा, जब कोई दो चीज़ें आपकी कनेक्ट हो रही हैं प्रेपोजिशन से, ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये तो बनता है दोस्तों ऑब्जेक्ट, और ये बनता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट का फंक्शन करने वाला जो वर्ड आपका होगा वो कौन होगा दोस्तों? सब्जेक्ट का फंक्शन करने वाला वर्ड आपका होगा यहाँ पर कंपनी। ठीक है, दिस इज योर सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट कंपनी है तो कंपनी के अकॉर्डिंग आप आएंगे यहाँ पर हैव की जगह और देयर की जगह, दोनों चेंजें होंगी। हैव की जगह तो आपको हैज़ लिखना पड़ेगा, और देयर की जगह आपको लिखना पड़ेगा इट्स। ये दो चेंजेस एक साथ, क्योंकि एक ही पार्ट में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, दो चेंजेस हो सकते हैं, ये दोनों एक ही पार्ट में थे, ये ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में। तो हैज़ और इट्स, ये दो चेंजेस एक साथ आपको सेंटेंस में करने पड़ेंगे, लेकिन ये दो चेंजेस तभी पॉसिबल है जब वो एक ही सेक्शन में दिए हों। अलग अलग सेक्शंस में अगर ये दो चेंजेस होते हैं तो क्वेश्चन जो है लाइकली टू बी डिलीटेड, वो डिलीट होने के लायक क्वेश्चन होता है। बाकी दो एरर्स एक साथ थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनर दे देता है, पर वो होंगे दोनों एक ही पार्ट में। तो हैव और देयर, ये दोनों चीज़ें चेंज होने वाली, क्योंकि आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है एक्चुअली में वो कौन है? कंपनी है। कंपनी, ए कंपनी, और कंपनी अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो कंपनी के अकॉर्डिंग आपको हैज़ भी लगाना होगा और इट्स लगाना होगा। तो ये है आपके पहले क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स, हर एक व्यक्ति जो सिद्धांतों पर विश्वास रखता है, मस्ट स्टैंड अप, उसे खड़े होना चाहिए, टू फाइट, लड़ने के लिए, फॉर देयर कन्विक्शंस, अपनी धारणा, विचारधारा, जो भी टेंडेंसी उनकी है उनके लिए। देखिए यहाँ पर आप एक शब्द बीच में देख रहे हैं, हु दिया हुआ है। ठीक है, और हु जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, शॉर्ट में आरपी कह सकते हो। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एवरी पर्सन, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके बाद में बिलीव्स, ये भी एक सिंगुलर वर्ब है। तो ये तो हुआ मैचिंग बिल्कुल ओके। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द दिया होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड होता है एंटीसीडेंट बोलते हैं हम उसको, उसके बाद में सेम वर्ब मैच होनी चाहिए। यानी एवरी पर्सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ वर्ब आपकी सिंगुलर ही है, बिलीव में एस लगा हुआ है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सिंगुलर है। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स ये नाउन हो गया। मस्ट मॉडल हो गया, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। स्टैंड अप, ये भी ओके है। टू फाइट एक इन्फिनेटिव वर्ब है, 2 + V1 ये भी सही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? फॉर देयर कन्विक्शंस, या देयर गलत है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? एवरी
पर्सन। एवरी पर्सन अगर आपका सब्जेक्ट है, हर एक व्यक्ति, तो ये सब्जेक्ट आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। एवरी जहां लग गया वो सिंगुलर ही हो गया अपने आप ही। तो यहां पर इसीलिए इसने बिलीव्स दिया, देखो गौर से, बिलीव नहीं दिया, बिलीव्स दिया, ये सिंगुलर दे दिया। और आगे चल के उसने देयर दे दिया, तो ये गलत दे दिया, क्योंकि देयर तो प्लूरल को शो करेगा। इसकी जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिज या हर लिख सकते हो आप, देयर नहीं लिख सकते। ये देयर जो है ये गलत दिया है, और ये हिज और हर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देयर यहां गलत है दोस्तों। देयर की जगह पर आपको यहां पर क्या लिखना होगा, हिज लिखना होगा। ये है आपका सही जवाब। ठीक है, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन आज के सेशन का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करिएगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका नाउन प्रोनाउन फॉर्म में जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब सेट कीजिए। उसी के अकॉर्डिंग आपका आगे चल के जो प्रोनाउन यूज हो रहा है सेम उसी चीज को फॉलो करेगा। एवरी पर्सन सब्जेक्ट है तो वर्ब इसकी बिलीव सिंगुलर हो गई। आगे चल के जो देयर वर्ड यूज हुआ है वो एवरी पर्सन के लिए यूज हुआ है, और एवरी पर्सन क्योंकि सिंगुलर है तो देयर नहीं बल्कि उसकी जगह हिज या हर यूज होगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और ज़्यादा कोशिश करोगे तो ज़्यादा भी आएगा समझ में भाई। थर्ड नंबर सेंटेंस है, द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम अ हेल्थ हज़ार्ड। तो देखो भैया, आर्टिकल द लग रहा है, पॉल्यूशन नाउन हो गया, पॉल्यूशन लेवल ये अलग ही चीज़ हो गई। पॉल्यूशन लेवल के लिए इस वर्ब आ गई, ये बिल्कुल सही है। वेरी हाई एडवर्ब एडजेक्टिव एक साथ आ गए हैं। इन आवर सिटी नाउन हो गया, एंड बिकम ये वर्ब हो गई आपकी, और हेल्थ हैजार्ड ये भी आपका आर्टिकल के साथ में नाउन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, बिकम जो है यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर पॉल्यूशन लेवल ये आपका सब्जेक्ट है, द पॉल्यूशन लेवल, ये अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो पहली बात तो बिकम आ ही नहीं सकता। बिकम तो इसलिए ही नहीं आ सकता क्योंकि बिकम तो प्लूरल वर्ब है, पहली बात तो ये। और सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर। तो फर्स्ट तो आप आइडेंटिफिकेशन तो यही कर सकते हैं कि बिकम की जगह बिकम्स होना चाहिए था। या तो एरर तो आपने फाइंड ही कर लिया है, आराम से आप एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। बिकम नहीं होगा, या तो इसको बिकम्स करिए तब जाके ये सही हो। लेकिन सही जवाब ये भी नहीं है, सही जवाब होगा इसका हैज़ बिकम, क्योंकि हो चुका है ऐसा कुछ आपके माइंड में सेंस होना चाहिए। हैज़ बिकम ये है इसका सही जवाब। तो बिकम गलत है, इसकी जगह पर आपको लिखना होगा हैज़ बिकम, बन चुका है, बनता है नहीं, बन चुका है, हैज़ बिकम। पॉल्यूशन लेवल जो हमारी सिटी का है वो बहुत हाई लेवल पर है, और ये हमारे लिए एक हेल्थ हैजार्ड बन चुका है, बनता है नहीं बन चुका है फिलहाल। तो इस सेंस में अगर आप बात करेंगे तो होगा। हालांकि एरर को डिटेक्ट करना कोई बड़ा काम नहीं था। पॉल्यूशन लेवल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और बिकम जो आपने लिखी वर्ब वो प्लूरल है। तो आपको ये तो पता चल ही गया है कि सेंटेंस तो एरर डिटेक्ट करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, एरर तो आपको फाइंड हो ही गया है। अब बात आती है इसके सही जवाब की, कि सही जवाब कैसे करें, मतलब करेक्ट आंसर कहाँ से लाएं। तो या तो आप बिकम को बिकम्स कर दें, लेकिन उससे भी सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पॉल्यूशन का लेवल हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा हो गया है, और अब ये हमारे लिए क्या है, परेशानी, बनता है नहीं बन चुका है, यानी हैज़ बिकम। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, The practical use of astrology have seldom been seriously studied outside India। जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो बहुत कम सीरियसली स्टडी किया जाता है इंडिया के बाहर, यानी आउट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, आउटसाइड इंडिया की अगर हम अदर कंट्रीज़ में बात करेंगे, तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं वो थोड़े से कम यूज़ किए जाते हैं। क्या एरर है इसमें दोस्तों, देखिए, द प्रैक्टिकल यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी,
सब्जेक्ट कौन होगा? ऑफ जो है आपकी प्रीपोजिशन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी ऑब्जेक्ट हो गया और आपका प्रैक्टिकल यूज सब्जेक्ट हो गया। प्रैक्टिकल यूज जो सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो हैव गलत है, क्योंकि हैव तो प्लूरल होता है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। बस हो गया ये चीज आंसर। प्रैक्टिकल यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम की जगह हैज सेल्डम आएगा, क्योंकि जब दो शब्दों के बीच में, नाउन के बीच में ऑफ आ जाता है तो ऑफ के बाद वाला शब्द तो बनता है ऑब्जेक्ट और पहले वाला बनता है सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिकल यूज एक सिंगुलर वर्ड है, इसके लिए आपको हैव नहीं बल्कि किसकी जरूरत है? हैज की जरूरत है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नंबर 6 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आपके सामने। आई एम टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे। मुझे बताया गया है कि जॉन बीमार है मंडे से। भाई मुझे ये पता चला है, मुझे बताया गया, आई एम टोल्ड। आई एम टोल्ड का मतलब मुझे बताया गया है कि जॉन जो है वो मंडे से क्या है? बीमार है, ये मुझे पता चला। आई एम टोल्ड लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड, ये पैसिव है। आई एम टोल्ड पैसिव हो गया। जॉन इज इल, जॉन बीमार है। सिंस मंडे, यहां है समस्या। सिंस मंडे जो कि एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को शो करता है। सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता ही है। और यहां जो आपको दिया हुआ है ये प्रेजेंट है, और वो भी इंडेफिनाइट में बनाया गया है क्योंकि अकेला ही जा रहा है। और सिंस मंडे इस बात को शो कर रहा है कि परफेक्ट सेंटेंस होना चाहिए कंटिन्यूस के साथ। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं हैज बीन इल। हैज बीन इल, इल तो खैर अपनी जगह है ही, बाकी आप हैज बीन लिख दीजिए परफेक्ट कंटिन्यूस से। और इसका कारण है आपका सेंटेंस के एंड में आना किसका? सिंस मंडे का। सिंस मंडे जो आपने सेंटेंस के एंड में लिखा है, इसकी वजह से आपको सिंस मंडे एक परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है, और इसीलिए सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो हैज़ बीन के साथ वैसे तो आईएनजी वर्ब आती है, लेकिन इसमें कोई वर्ब है नहीं, तो हमने हैज़ ले लिया और बी का थर्ड फॉर्म ले लिया हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन इल, ये आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? जिस सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया जाता है तो वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस टेंस का होता है। उसमें आप इज एम आर वॉज वर इस तरह की वर्ब नहीं लगाएं, उसमें आपको लगाना पड़ेगा प्रेजेंट में हैज़ ए बीन और वर्ब के साथ आईएनजी, और पास्ट में हो तो हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर वही सिस्टम था, यहाँ सिंस दिया था, मंडे दिया था। सिंस मंडे यानी सिंस प्लस टाइम। सिंस प्लस टाइम के साथ में आपको लगाना होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए आपको क्या करना होगा? ये है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इस गलत है, इसकी जगह पर आपको हैज़ बीन इल लिखना पड़ेगा। टेंस का एरर था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आई सेल लीव स्कूल एज सुन एज आई सेल फाइंड अ जॉब। तो मैंने कल भी बताया था, अगर आपके दो सेंटेंस, दो पार्ट्स, एक ही टेंस के दो पार्ट, एक ही सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, तो अगर यहाँ फ्यूचर टेंस है और यहाँ भी फ्यूचर टेंस है, ठीक है, तो ये 100% सेंटेंस गलत होने के चांसेस है, क्योंकि फ्यूचर से फ्यूचर कभी भी मैच नहीं करेगा। अब गलत कौन सा पार्ट है? देखो यहाँ पर आपको आई सेल लीव, ये फ्यूचर हो गया, और आई सेल फाइंड, ये भी फ्यूचर हो गया। ठीक है, अब अगर दोनों सेंटेंस, दोनों पार्ट्स फ्यूचर के हो गए तो इसमें से एक 100% क्या होगा? गलत होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कौन सा पार्ट होगा जो गलत होगा। भाई अगर दो पार्ट्स, किसी सेंटेंस के दो पार्ट्स अगर सेम टेंस में, मतलब फ्यूचर टू फ्यूचर है, और कोई टेंस हो तो बात सिर्फ हो भी सकती है, सही हो, पास्ट से पास्ट आ जाता है, प्रेजेंट से वापस प्रेजेंट भी आ जाता है, मतलब एक ही सेंटेंस के दो क्लासेस होती हैं, तो सेम टेंस में होने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ऐसा फ्यूचर में हो तो प्रॉब्लम है। फ्यूचर के दो टेंस जो हैं, फ्यूचर के दो जो क्लासेस हैं, वो एक साथ यूज़ नहीं होनी चाहिए, उनमें कोई एक क्लास प्रेजेंट में जाएगी। लेकिन अब समस्या वहीं के वहीं खड़ी हुई है कि मैं कौन सा वाला फीचर गलत करूं, क्योंकि फीचर तो यहाँ भी है और वहाँ भी। अगर इसे गलत करूँगा तो ये आएगा पार्ट ए में, और इसे गलत करूँगा तो ये आएगा संभवतः पार्ट सी में। तो आंसर या तो ए होगा या सी होगा।
अब मैं यहाँ फिर से फंस गया। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि जहाँ कंजंक्शन दिया हुआ है, कंजंक्शन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो पहले पार्ट में शैल विल नहीं आएगा। कंजंक्शन अगर सेंटेंस के मिडिल में है तो सेकंड पार्ट में शैल विल यानी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये हो गया, आसानी से कर सकते हैं आप इसको, कि इसके अंदर जो कंजंक्शन है वो यहाँ है, तो अब आपका दूसरा वाला जो शैल है या विल है वो गलत हो गया। ये कंटिन्यू रख सकते हो, सेकंड वाला शैल और विल गलत हो जाएगा। बाकी आपकी वर्ब एज इट इज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ये ओके है, कोई इशू नहीं है। आई फाइंड अ जॉब, एज सुन एज आई फाइंड अ जॉब, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, फ्यूचर से कभी भी फ्यूचर मैच नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट मैच होगा। अगला सेंटेंस आपका 7 नंबर आपका है, लिटिल ही रियलाइज दैट ही वुड नॉट लिव टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड। Little he realized that he would not live to see his grandson married. अच्छे सेंटेंसों में काउंटिंग होती है इसकी। अच्छे सेंटेंस होते हैं दोस्तों इस तरह के, Little he realized that he would not live to see his grandson married. देखो इसमें कंसेप्ट क्या है दोस्तों, ये जो लिटिल दिया हुआ है, ये लिटिल एक, आपको पता होगा कि लिटिल एक डिटर्मिनर्स भी है। अगर आप कहें लिटिल वाटर तो वाटर नाउन है और इसके आगे आने वाला लिटिल क्या है, डिटर्मिनर्स है। इसके अलावा लिटिल क्या है, लिटिल के बाद में अगर सब्जेक्ट और वर्ब दी गई हैं, ठीक है, तो इस लिटिल को किस तरह यूज़ किया गया है, एक नेगेटिव वर्ड की तरह। नेगेटिव वर्ड जो है, अगर किसी सेंटेंस को स्टार्ट करता है नेगेटिव वर्ड, अगर कोई भी सेंटेंस आपका नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि आपको लिटिल के बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट यूज़ करना होगा। ऐसा नेवर के साथ भी होगा, लिटिल के साथ भी होगा। कोई भी वर्ड अगर नेगेटिव आपका सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना होगा कि लिटिल इज़ अ नेगेटिव वर्ड, ये एक नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पर ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गई आपकी वर्ब, ये आपका हुआ सब्जेक्ट और ये हो गई आपकी वर्ब। नेगेटिव एडवर्ब के, नेगेटिव जो शब्द होते हैं उनके बाद सब्जेक्ट वर्ब नहीं आ सकता। नेगेटिव वर्ड के बाद आपको करना होगा सब्जेक्ट वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ लिखना होगा डिड, फिर लिखना होगा ही, और रियलाइज्ड की जगह ओनली रियलाइज लिखना होगा। ये इसका आंसर बनेगा। ऐसा क्यों होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर आप कोई भी सेंटेंस देख लीजिए जिसमें नेगेटिव एडवर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए नो सूनर से स्टार्ट हो गया, हार्डली से स्टार्ट हो गया, स्कैर्सली वेयरली से स्टार्ट हो गया, नेवर से स्टार्ट हो गया, लिटिल से स्टार्ट हो गया, ठीक है, नॉट ओनली से स्टार्ट भी हो सकता है। कई बार एंड भी होता है, नीदर नॉर से कोई क्लास एंड होती है, नीदर से, नॉर से, सो से। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये हम पढ़ते हैं एडवर्ब में, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ वर्ब, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्वर्जन ऑफ वर्ब क्या चीज़ है? इन्वर्जन ऑफ वर्ब का मतलब होता है नेगेटिव एडवर्ब अगर आपके किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो, आप इंट्रोड्यूस करते हो, चाहे वो क्लास हो चाहे सेंटेंस हो, तो इसके बाद में आम तौर पर हम देखते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दी जाती है।
ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि अगर ऐसा कुछ किया गया है तो सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस को आगे नहीं बढ़ाएं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से सेंटेंस को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए नेगेटिव एडवर्ब्स में मैं आपको 2-4 लिख देता हूं, जैसे नेवर से स्टार्ट कर दिया आपने, लिटिल से स्टार्ट कर दिया, हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, सबसे ज़्यादा आने वाले यही हैं, और भी हैं। अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो आपको जो पैटर्न फॉलो करना है, स्ट्रक्चर करना है फॉलो, वो कौन सा होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाला। जब सेंटेंस इनसे क्या हो, स्टार्ट हो, या कोई क्लास इनसे स्टार्ट हो, तब ऐसा करना है। इनके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब वाला पैटर्न फॉलो नहीं करना है। एक बार वापस आ जाइए, यहाँ मैंने लिटिल लिखा, ये एक नेगेटिव वर्ड है और इसके बाद सब्जेक्ट दिया था और वर्ब दे रखी थी, तो मैंने इसको सब्जेक्ट वर्ब को क्रॉस करके हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे जो वर्ब आएगी उसको लिख दिया। चलिए, आई होप ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल में जब इसकी स्टडी हम करेंगे तब कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आपको इसे एक्सप्लेन करें। फिलहाल क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब हम इन कंसेप्ट्स को सरफेसली एक बार अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट टाइम जब हम इनको स्टडी करेंगे थोड़ा डिटेल में, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको देखना होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। बड़ा इजी क्वेश्चन है, वैसे आपको सबको उम्मीद है आता होगा पहले से ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वन ऑफ के बाद मोस्ट वाइडली स्प्रेड, सबसे ज़्यादा फैलने वाली बैड हैबिट, ये रहा नाउन। ये जो नाउन होगा ये होगा कैसा? प्लूरल होना चाहिए, तो यही गलत है भाई साहब, और इसकी जगह पर आपको लिखना होगा हैबिट्स प्लूरल। ये है आंसर। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है दोस्तों वो प्लूरल आता है, और इसके जस्ट बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो सिंगुलर आती है। ये ध्यान रखिएगा, वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल और वर्ब जो आती है वो सिंगुलर। तो वन ऑफ यहाँ दिया हुआ है मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, सबसे ज़्यादा फैलने वाली बुरी आदत। तो नाउन कौन है यहाँ पर? हैबिट। हैबिट यहाँ पर नाउन है, ध्यान रखिएगा, ये नाउन यहाँ पर हैबिट है, तो ये नाउन कैसा होगा? प्लूरल। और आगे अगर वर्ब आ रही हो तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। ये रहा सिंगुलर आपका वर्ब, ये सही है। ठीक है, तो हैबिट के बजाय आपको क्या लिखना चाहिए था? हैबिट्स लिखना चाहिए था। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, जहां पर हमें सही वर्ब सही सब्जेक्ट को एग्री करना होता है, उन्हें मैच करना होता है कि सब्जेक्ट एक्चुअली में कौन है और इसकी वर्ब किस तरह से सेट होगी। तो वन ऑफ वाला रूल जो कि सबसे फेमस रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, चाहे वो प्रोनाउन होगा तो भी प्लूरल ही आएगा, नाउन होगा तो भी प्लूरल फॉर्म का ही आएगा, और उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही हो तो वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। चलिए, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी एग्जाम में। हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। हर बार क्वेश्चन कोई टिपिकल लेवल का नहीं आता है, कई बार क्वेश्चन थोड़े से नॉर्मल लेवल के भी आते हैं, ईजी भी क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन टिपिकल नहीं होता है, वो हमारी अप्रोच, हमारे देखने का जो है तरीका में भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग होता है। हम किसी और तरीके से सेंस लगा रहे हैं और वहाँ किसी और तरीके से सेंस हो रहा है, बस इतना ही मिसमैच होता है, यही गैप हो सकता है। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी भी हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन मानता हूँ कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, ऐसी बातें जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंडेड पर्सन आपको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। दो और ऑल दो, इसका मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। यद्यपि हालांकि, और ऑल दो और दो, हालांकि यद्यपि के साथ में आप बट यूज़ नहीं करते हैं, आप किसको यूज़ करते हैं? यट यूज़ करते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है।
ऑल दो और दो, चाहे वो ऑल दो हो या दो हो, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के साथ में बट नहीं आता बल्कि यट आता है। ठीक है, ऑल दो और दो जो होता है एक कंजंक्शन होता है जिसके साथ में बट नहीं आता, यट आता है। अब या तो आप एक काम करें, इसमें से ऑल दो हटा दें या फिर बट की जगह यट लगा दें, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या रहेगा कि अगर ऑल दो ऑलरेडी आ चुका है तो आप उसको मत हटाइए बल्कि इसका कॉम्बिनेशन सेट कीजिए, तो बट के बजाय आप यट लगाइए। चलिए आज के सेशन का संभवतः लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। आई कांट कॉप अप विद दिस प्रेशर। बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। आई कांट कॉप अप विद दिस प्रेशर, मैं इस प्रेशर को कॉप अप नहीं कर सकता, ठीक है। कॉप अप विद, किसी चीज को एंड्यूर करना, बर्दाश्त करना, सहन करना, ओवरकम करना, इस तरह के सेंस में ये आया हुआ है कॉप अप विद। और ऐसे ही हर बार एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है जैसे इसमें आपको दिख रहा है। आई कांट कॉप अप विद दिस प्रेशर, मैं इस प्रेशर को कॉप अप नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता, या इससे मैं ओवरकम नहीं कर सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉप जो वर्ड होता है, कॉप, जो कॉप वर्ड होता है, ठीक है, उसके साथ हमेशा एग्जामिनर क्या देगा, कॉप अप विद देगा। ये फिक्स है, आज से पहले भी ऐसे ही दिया है और आज भी ऐसा ही आपके सामने दिख रहा होगा आपको। और आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि कॉप के बाद में आपको विद यूज़ करना है। आपका बीच में जो है अननेसेसरी यूज़ किया गया है, कॉप विद वर्ड होता है। कॉप विद, किसी चीज़ से बाहर निकलना, किसी चीज़ से जूझना, इस तरह से कॉप विद होता है। तो कॉप के साथ में आप विद यूज़ कर सकते हैं, और जो बीच में अननेसेसरी वर्ड जो दिया हुआ है वो है आपका अप। तो ये आपका क्या है दोस्तों, गलत है। कॉप अप विद में जो अप दिया हुआ है वो अननेसेसरी है, ठीक है, यूजलेस वर्ड है, इस समय कोई काम नहीं है इसका, तो इसको ही गलत दिया हुआ है, इसलिए कॉप अप विद कर किया गया है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ दोस्तों। देखिए आज आपके 10 क्वेश्चंस में नंबर 1 जो क्वेश्चन था आपका वो ये था, इसमें आपको सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए था। एक कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स में आपको पता है कि 5000 सोल्जर्स 5000 है, लेकिन कंपनी एक है, और अगर कंपनी एक है तो इसका मतलब हुआ वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो आपने लिखा था है, इसकी जगह आपने क्या कर दिया, हैज़ कर दिया। ये तो हो आपका पहला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ कंपनी एक है, और कंपनी अगर एक है तो आपकी जो वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, हैज़ होनी चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में 2 एरर थे दोस्तों, एक ये भी था, हैज़ हैव के साथ साथ आपको देयर भी गलत करना था, तो ये 2 एरर इसमें साथ में दिए हुए थे। सेकंड क्वेश्चन में जो है एवरी पर्सन के साथ बिलीव्स आया है, एवरी पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिलीव भी सिंगुलर है, लेकिन आगे चल के उसने देयर दे दिया, ये गलत था, ये देयर नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर आपने देयर की जगह क्या लिख दिया, हिज लिख दिया, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी हाई। इसमें टेंस से संबंधित क्वेश्चन एरर था। पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है हमारे सिटी के अंदर, और ये बिकम, आप बिकम तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि पॉल्यूशन लेवल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप बिकम जो कि प्लूरल है वो यूज कर ही नहीं सकते। तो एरर तो आपने आसानी से डिटेक्ट कर लिया। अब बात आती है सही जवाब की। सही जवाब के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेंस ये कह रहा है कि पॉल्यूशन लेवल अगर हमारे सिटी का बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये हमारे लिए अब एक हेल्थ हैजार्ड यानी स्वास्थ्य के से संबंधी एक खतरा बन चुका है। तो हैज़ बिकम विल बी योर करेक्ट आंसर। नंबर 4, द प्रैक्टिकल यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, ऑफ, फिर से आप देख लो, वही पॉइंट वापस से आ गया। इसमें प्रपोजिशन दी हुई है, प्रपोजिशन से पहले प्रैक्टिकल यूज दिया हुआ है, एस्ट्रोलॉजी दिया हुआ है, सेल्डम बीन सीरियसली यूज।
तो यहाँ पर हैव गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका वो है प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो सब्जेक्ट कौन है इसका? सब्जेक्ट है यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल यूज़, ये इसका सब्जेक्ट है और इस वजह से आप हैव की जगह क्या लगा रहे हैं? हैज़ लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई एम टोल्ड जॉन इज। अब इसका तो बहुत ईजी सा ही कंसेप्ट है, आप सबको पहले से ही पता है। सिंस और फॉर के साथ जब टाइम दिया जाता है तो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में बनता है, और मैंने इसको क्या किया है, इसकी जगह पर हैज़ बीन कर दिया, जिससे ये सेंटेंस किस में आ गया? परफेक्ट कंटिन्यूस में आ गया। सिंस फॉर के बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा, सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, तो इसमें इज़ की बजाय आपने हैज़ बीन, हैव बीन इस तरह से यूज़ करें वर्ब। 6 नंबर क्वेश्चन ये बहुत इजी होता है कि दो पार्ट्स अगर दोनों सेम टेंस में आ रहे हैं, फ्यूचर में खास तौर पर, औरों में आए तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, दोनों जो है फ्यूचर टेंस में यूज हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक पार्ट गलत होगा और वो पार्ट गलत होगा जिसमें कंजंक्शन कनेक्टेड है। तो कंजंक्शन यहाँ कनेक्टेड है, तो कंजंक्शन के बाद वाला ये शैल और विल जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सीधे वर्ब आएगी, इसको बस रिमूव कर दो और ये वर्ब आप लिख दो। 7 नंबर में आपको ये जानना होगा, 7 नंबर के लिए आपको ये समझना होगा कि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में इनिशियल में अगर कोई नेगेटिव वर्ड आता है इनमें से कोई भी, ठीक है, तो उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, बल्कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड के बाद में उसने सब्जेक्ट दे दिया और वर्ब दे दी, तो ये सब्जेक्ट वर्ब जो है वो गलत होंगे। ठीक है, ये दोनों आपके गलत होंगे और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वाला पैटर्न क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब है 8 नंबर, वन ऑफ वाला रूल आप जानते हैं। वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर देखो, वन ऑफ के बाद में जो नाउन आया हैबिट, वो गलत था। यहाँ पर हैबिट की जगह आपको क्या करना था? हैबिट्स करना था। बाकी वर्ब इज सिंगुलर ऑलरेडी है। दो और दो यट कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं कि ऑल दो के साथ में यट आता है, ठीक है, बट नहीं आता है। ये तो सिंपल सा कंजंक्शन वाला एरर है। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी प्रेपोजिशन से रिलेटेड फिक्स प्रेपोजिशन होती है कॉप विद, और अननेसेसरीली आपको क्या दिया गया है? कॉप अप विद दिया गया है। तो ये कई बार एग्जाम से पूछा हुआ सेंटेंस है, कॉप विद की जगह इसने कॉप अप विद दे दिया, तो गलत दे दिया। ठीक है, चलिए, तो सभी साथी जो आज हमारी क्लास में हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद। जेईसी गुरुकुल जयपुर से आप ये जो प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, कोशिश की है कि इनके साथ साथ जो कंसेप्ट जुड़े हुए हैं वो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगे, आपके आगे यूज़फुल हो, काम आए आपके, और आने वाले समय में जो एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं उनमें आपके लिए इस तरह के कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजी वे में कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद। आप सब जुड़े जेईसी गुरुकुल में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।